एक हाल ही में किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मध्यपाषाण युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? ए. कर्नाटक, बी. महाराष्ट्र, सी. मध्य प्रदेश, डी. झारखंड। उत्तर बी. महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1960 के तहत रत्नागिरी में भूआकृति और शैलचित्र को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। राज्य संस्कृति विभाग की एक अधिसूचना के अनुसार रत्नागिरी के देउद में शैलचित्रों का समूह मध्यपाषाण युग लगभग 20,000 से 10,000 साल पहले का है। 2. डीआरडीओ ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया। इसका नाम क्या है? ए. गौरव, बी. प्रबल, सी. ऐचुक, डी. प्रहार। उत्तर का. गौरव। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI से लंबी दूरी के ग्लाइड बम LRGB गौरव का पहला सफल परीक्षण किया। गौरव एक हवा से प्रक्षेपित किया जाने वाला 1000 किलोग्राम वजनी ग्लाइड बम है जो लंबी दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। इसका परीक्षण ओडिशा के तट पर किया गया। 3. पहली ग्लोबल ओवरसीज महिला कबड्डी लीग किस राज्य में आयोजित की जाएगी? ए. महाराष्ट्र, बी. हरियाणा, सी. पंजाब, डी. तमिलनाडु। उत्तर बी. हरियाणा। कबड्डी को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग सितंबर 2024 में हरियाणा में आयोजित की जाएगी। इसका नाम ग्लोबल ओवरसीज महिला कबड्डी लीग GPKL रखा गया है। इस टूर्नामेंट में 15 से अधिक देशों की महिला एथलीट हिस्सा लेंगी। 4. हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है? ए. मनदीप कौर, बी. मानसी जोशी, सी. प्रमोद भगत, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी. प्रमोद भगत। पैरा शटलर प्रमोद भगत को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए 18 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। प्रमोद पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में भाग नहीं ले पाएंगे। आपको बता दें कि भगत ने टोक्यो 2020 पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। 5. हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर किस देश में खोजा गया है? ए. मिस्र, बी. तुर्की, सी. ईरान, डी. इराक। उत्तर बी. तुर्की। तुर्की के गोबेकली टेपे में पुरातत्वविदों ने एक स्तंभ की खोज की है जो संभवतः दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर है, जो लगभग 13,000 साल पुराना है। यह स्तंभ शानलिउर्फा प्रांत में गोबेकली टेपे के प्राचीन स्थल पर स्थित है, जो दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात कृषि समुदायों में से एक है। स्तंभ पर मौजूद चिन्ह सौर और चंद्र चक्रों को दर्शाते हैं और हो सकता है कि प्राचीन मनुष्यों द्वारा तिथियों को रिकॉर्ड करने के लिए इसका उपयोग किया गया हो, जो कि पृथ्वी की धुरी में होने वाला कंपन है जो नक्षत्रों की गति को प्रभावित करता है। चिन्हों में ग्रीष्म संक्रांति को एक विशेष दिन के रूप में दर्शाया गया है, जिसे पक्षी जैसे जानवर की गर्दन के चारों ओर वी द्वारा दर्शाया गया है। 6. भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ए. हरमनप्रीत सिंह, बी. हार्दिक सिंह, सी. PR श्रीजेश, डी. अजय कुमार। उत्तर सी. PR श्रीजेश। हॉकी इंडिया हाय ने हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के सेवानिवृत्त गोलकीपर PR श्रीजेश को भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। आपको बता दें कि PR श्रीजेश पेरिस ओलंपिक 2024 की कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम का हिस्सा थे। 7. हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश में भारत के राजदूत का पदभार संभाला? ए. फ्रांस, बी. रूस, सी. जापान, डी.
यूएसए। उत्तर डी यूएसए। पूर्व विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला। क्वात्रा ने संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू का स्थान लिया। क्वात्रा इससे पहले विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। 8 हाल ही में कौन सा राज्य छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए पैसे देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ए. राजस्थान, बी. गुजरात, सी. मध्य प्रदेश, डी. ओडिशा। उत्तर सी. मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन के लिए नकद राशि दी है। यह नकद राशि राज्य की स्वच्छता और स्वास्थ्य योजना का हिस्सा है। पात्र स्कूली लड़कियों कक्षा 7 से 12 को सालाना 300 रुपए मिलते हैं। 19 लाख से ज्यादा लड़कियों को 57 रुपए करोड़ से ज्यादा की राशि वितरित की गई है। राज्य ने सामाजिक वर्जनाओं को दूर करने और मासिक धर्म के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2016 में उदिता कार्यक्रम भी शुरू किया। उदिता के तहत 45 साल तक की महिलाएं और लड़कियां हर महीने 6 सैनिटरी पैड का एक पैकेट मुफ्त पा सकती हैं। 9 हाल ही में समाचारों में रहा तुंगभद्रा बांध किस राज्य में स्थित है? ए. मध्य प्रदेश, बी. महाराष्ट्र, सी. ओडिशा, डी. कर्नाटक। उत्तर डी. कर्नाटक। 71 साल पुराने तुंगभद्रा बांध का 19वां शिखर द्वार ढह गया, जिससे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बाढ़ की चेतावनी जारी हो गई। तुंगभद्रा बांध, जिसे पंपा सागर के नाम से भी जाना जाता है, कृष्णा नदी की सहायक तुंगभद्रा नदी पर बना एक बहुउद्देशीय बांध है। यह कर्नाटक के बेल्लारी जिले में होसपेट शहर के पास स्थित है। यह शुरू में हैदराबाद राज्य और मद्रास प्रेसिडेंसी की एक संयुक्त परियोजना थी, जो बाद में 1953 में इसके पूरा होने के बाद कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना बन गई। बांध की भंडारण क्षमता 101 टीएमसी है, जिसका जलग्रहण क्षेत्र 28,000 वर्ग किमी है, जो 33 शिखर द्वारों के साथ 49.5 मीटर ऊंचा है। यह केरल के मुल्लापेरियार बांध के साथ मिट्टी और चूना पत्थर का उपयोग करके निर्मित भारत के 2 जलाशयों में से एक है। 10 राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर रहा? ए. आईआईटी मद्रास, बी. आईआईटी कानपुर, सी. आईआईटी दिल्ली, डी. आईआईटी रुड़की। उत्तर ए. आईआईटी मद्रास। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (निरफ) के आधार पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा भारत रैंकिंग 2024 जारी की गई। आईआईटी मद्रास ने 6ठे वर्ष के लिए समग्र श्रेणी में और 9वें वर्ष के लिए इंजीनियरिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आईआईएससी बेंगलुरु ने 9वें वर्ष के लिए विश्वविद्यालयों की श्रेणी में और चौथे वर्ष के लिए अनुसंधान संस्थानों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। आईआईएम अहमदाबाद ने 5वें वर्ष प्रबंधन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। एआईआईएमएस दिल्ली ने 7वें वर्ष चिकित्सा श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। जामिया हमदर्द दिल्ली ने फार्मेसी में पहला स्थान प्राप्त किया। एनएलएसआईयू बेंगलुरु ने लॉ में पहला स्थान बरकरार रखा। निरफ को 2015 में लॉन्च किया गया था और यह रैंकिंग के लिए 5 व्यापक मापदंडों का उपयोग करता है।